नमस्कार दोस्तों, अंकित जीएस एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी एमटीएस की 5/7/2022 की थर्ड शिफ्ट का जीएस का डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे, जो आने वाले किसी भी एसएससी रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना देरी किए अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसके अंदर दो कथन दिए गए हैं। नंबर 1, इसकी स्थापना 1864 में मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, में हुई थी। नंबर 2, इसने जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। तो ये दो कथन दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि ये वेद समाज के बारे में सही है, दोनों में से कोई एक सही है या दोनों सही हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ना तो फर्स्ट और न ही सेकंड, और सेकंड ऑप्शन दिया गया है केवल एक, और थर्ड में दिया गया है केवल दो, और फोर्थ में दिया गया है एक और दो दोनों। तो इसका सही आंसर होगा एक और दो दोनों। आइए वेद समाज के बारे में कुछ जान लेते हैं। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और के श्री धरलू नायडू ने 1864 में मद्रास में की थी। क्वेश्चन नंबर 2, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था। तो इसके अंदर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कौन सी महिला थी जिसने महात्मा गांधी को जो नमक सत्याग्रह आंदोलन था उसके अंदर महिलाओं की भागीदारी के लिए उनको सहमत किया था। तो वो थी कमला चट्टोपाध्याय। तो इसका सही आंसर होगा कमला चट्टोपाध्याय। आइए अब यहाँ महात्मा गांधी द्वारा कुछ किए गए इंपोर्टेंट आंदोलन के बारे में जान लेते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था। यह आंदोलन नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ था। दूसरा जो आंदोलन था वो था खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह आंदोलन भी किसानों से जुड़ा था। जब गुजरात का एक गाँव खेड़ा बाढ़ की चपेट में आ गया था, तो स्थानीय किसानों ने शासक से कर माफ करने की अपील की थी, जिसके बाद 1918 में सरकार ने अपने अकाल समाप्त होने तक राजस्व कर के भुगतान की शर्तों में ढील दे दी थी। तो ये था खेड़ा आंदोलन। अगला जो आंदोलन किया था वो था रोलेट एक्ट का विरोध। तेज होते आंदोलनों से आज़ादी की उठती आवाज़ को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा 1919 में रोलेट एक्ट लाया गया था। इसे काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून में वायसराय को प्रेस को नियंत्रित करने, किसी भी समय किसी भी राजनीतिज्ञ को अरेस्ट करने के साथ ही बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देने का प्रावधान था। गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में एक सुर में इसका विरोध किया गया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, इससे भी कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। अगला है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह को दांडी मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 1930 में अंग्रेज सरकार ने जब नमक पर कर लगा दिया, तो महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ यह आंदोलन छेड़ा। इसमें गांधी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा 390 किलोमीटर की गई। 12 मार्च को शुरू हुई इस यात्रा में ये जो यात्रा थी वो 6 अप्रैल 1930 तक चली, यानी 12 मार्च को शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 तक चली, यानी 24 दिन चली। जब नमक हाथ में लेकर नमक जो कानून थे उनको भंग करने का आह्वान किया गया। तो दोस्तों, नमक सत्याग्रह से किसी भी एग्जाम में, खासकर एसएससी, हर बार किसी न किसी शिफ्ट में नमक सत्याग्रह से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेती है, जिसके अंदर पूछ लेती है कि ये आंदोलन कब से कब तक चला था, कितने दिनों तक चला था, किस सन में चला था, कहाँ से शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सत्याग्रह यानी आंदोलन के हिसाब से देखा जाए तो महात्मा गांधी जी का आंदोलन नमक सत्याग्रह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है दलित आंदोलन। देश में फैले छुआछूत के विरोध में महात्मा गांधी ने 8 मई 1933 से छूत विरोधी आंदोलन की शुरुआत की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है। इसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन। ये एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। महात्मा गांधी ने 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन के बाद ही देश में आज़ादी की नींव पड़ी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किसे अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: कुएं का जल, झरने का जल, नदी का जल और बारिश का जल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा झरने का जल। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP में शुरू किया गया था। ये किस सन में शुरू किया गया था? जो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है ये कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1995 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियाँ निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजातियों के लिए सबसे आदर्श है? तो वो है यूफोरबिया। यूफोरबिया का एक पौधा है, इसके लिए ये सबसे आदर्श है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें है सालाभोग के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। एक्स जिसकी आयु 10 वर्ष से एक कारखाने में कार्यरत है, एक्स ने निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो आइए इसके अंदर ऑप्शन देख लेते हैं। ये है, इसका आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 24 में है ये। तो आर्टिकल 24 क्या कहता है, ये वो देख लेते हैं। आर्टिकल 24 कहता है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा या अन्य किसी खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। तो इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सागा दावा या तेरह सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिक्किम के अंदर। इसका आंसर सिक्किम। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में झुंझू कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है? तो वो है वेनेजुएला के अंदर। वेनेजुएला के अंदर झुंझू कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर की क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ता है? तो वो है एमाइलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एसएससी ने पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 11वां, वो है 4 कूलाम के आवेश को 6 वाट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा होती है। ये इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है V = W/Q और W = V × Q। तो 6 × 4 24 जूल इसका आंसर आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल है, बहुत ही कम न्यूमेरिकल एसएससी के अंदर देखे जाते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जैसा कि मार्च 2012 में अधिसूचित किया गया था, भारत सरकार ने ... सहित अधिकांश राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों को संशोधित किया है। तो उसमें एक असम भी है, असम भी राज्य भी इसके अंदर शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने 2021 तक आईपीएल की किसी एक पारी में सर्वाधिक रन बनाए हैं? तो वो है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। आइए अब आईपीएल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो कि एग्जामिनर एसएससी के अंदर पूछ लेता है। रेलवे के भी कई एग्जामों में ये पॉइंट पूछे गए हैं जो मैंने यहाँ आपको नोट डाउन कराए हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं। 2022 में आईपीएल का 15वां जो सत्र था वो आयोजित किया गया, क्योंकि 2023 के अंदर जो पूछा जाएगा वो 2022 के ही आईपीएल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आने वाले किसी भी एग्जाम के अंदर। अगला पॉइंट देखते हैं। आईपीएल 2022 का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। आईपीएल 2022 का फाइनल मैच 29 मई 2022 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। इसके अंदर पॉइंट नंबर 2, एसएससी के कई सारे एग्जामों में पूछा गया है कि पहला मैच किन 2 टीमों के बीच खेला गया था। और ये तीसरा पॉइंट भी रेलवे के भी एग्जाम में पूछा गया है और स्टेट गवर्नमेंट के भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि जो फाइनल मैच था वो किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था और किन 2 टीमों के बीच किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईपीएल के दृष्टि से। आईपीएल से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया एग्जामिनर। आईपीएल 2022 में शामिल 2 नई टीमें, तो वो है गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। अगला क्वेश्चन है आईपीएल 2022 की प्रायोजक कंपनी, टाइटल स्पॉन्सर जो थी वो टाटा थी। अगला पॉइंट है आईपीएल 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किशन 15.25 करोड़ में इनको खरीदा गया था। और इस बार 2023 के सैम करन है जो इंग्लैंड के हैं, तो ये भी एक करंट की दृष्टि से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो वो गुजरात टाइटंस ने जीता। आईपीएल 2022 में जो पर्पल कैप था वो युजवेंद्र चहल को 27 विकेट के लिए दिया गया। और आईपीएल में जो ऑरेंज कप है, आईपीएल का जो ऑरेंज कप है वो दिया गया आपको जॉस बटलर को, ये भी इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। तो ये थे कुछ आईपीएल से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। और आईपीएल 2022 में सबसे ज़्यादा छक्के जो थे वो भी जॉस बटलर ने ही लगाए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के संधिपाद प्राणी समूह से संबंधित नहीं है? तो वो है अष्टबाहु ऑक्टोपस। आइए इनके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। एक होता है, इसमें जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर संधिपाद की लगभग 2/3 जातियां हैं। इसमें कीट भी सम्मिलित हैं। इनका शरीर सिर, वृक्ष और उदर में बटा रहता है। शरीर के चारों ओर एक खोल जैसी रचना मिली रहती है। और अष्टबाहु जो होते हैं ये ऑक्टोपस जिसे हम कहते हैं। ऑक्टोपस मोलस्का संघ का एक समुद्र प्राणी है। इस रात्रिचर जीव को डेविल फिश भी कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं था है? तो इसके अंदर अल्लाह रखा कृष्ण महाराज और जाकिर हुसैन तीनों ये तबला वादक हैं और शेख चित्र मौला ये तबला वादक नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
2008 बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी में मिडलवेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? तो इसका आंसर है विजेंदर सिंह। 2008 से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है, एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंदर 2 कथन दिए गए हैं। इसे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था। इसे वर्ष 1443 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। ये 2 कथन दिए गए हैं। इनसे संबंधित ये कथन किसको इंगित करते हैं, किस किले को ये बताते हैं, ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किला अगुआड़ा या चित्रदुर्ग किला या दौलताबाद किला या गोलाकोंडा किला। तो इसका आंसर होगा गोलाकोंडा किला। गोलाकोंडा किला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गोलाकोंडा किला या गोलाकोंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर से 5 मील पश्चिम स्थित एक दुर्ग तथा ध्वस्त नगर है। पूर्व काल में यह कुतुब शाही राज्य में मिलने वाले हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये था इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। ये क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं एक बार। देवाशीष पांडा को हाल ही में किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो थे IRDI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पद पर। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए लगभग कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 2022-23 के बारे में पूछ रहा है, तो इसके अंदर 20,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? वो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग कई सारे एग्जामों में इसको पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के 1/6 की दर से कर वसूलते थे। तो इसका आंसर 1/6 होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति ... के द्वारा की जाती है। तो वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, हमारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं इनसे संबंधित हर शिफ्ट में ये क्या 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके लिए मैंने पीछे एक वीडियो बनाई आपको, उसमें देख लीजिए आप। सभी नृत्यों को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और आपको बताया गया है कि कौन कौन से नृत्य सबसे अधिक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? ये क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट के अंदर 2011 की जनगणना से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। 2011 की जनगणना को मैंने पिछली वीडियो में कई बार एक्सप्लेन किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी एक्सप्लेन किया है। कितने क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर ज़्यादा आ रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, उनको भी मेंशन किया हुआ है। तो इसके अंदर 91 से 95% इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका आंसर 91 से 95% होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का। निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? तो इसके अंदर 4 आत्मकथाओं के नाम दिए गए हैं। तो इसमें से पहली है ये ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ए स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस। तो यही है बराक ओबामा जी की आत्मकथा। ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जितने भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन मैंने किया है ये किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आपसे पहले पूछे गए हैं और लगभग एग्जामिनर हर साल इन क्वेश्चनों को रिपीट करता है। तो एक बार इनको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।